दोस्तों, अगर आपके पास 10 लाख, 20 लाख या उससे भी ज्यादा का हेल्थ इंश्योरेंस है, तब भी आज की ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के खर्च को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन वीडियो की शुरुआत में ही एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि अभी कोई नया कानून लागू नहीं हुआ है, बल्कि संसद की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। अगर भविष्य में इन सुझावों पर सरकार की तरफ से नियम बनाए जाते हैं तो इसका असर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले लाखों परिवारों और हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले लोगों दोनों पर पड़ सकता है। अब आप खुद सोचिए, जब किसी परिवार का कोई सदस्य अचानक बीमार पड़ता है तो उस समय परिवार की पहली चिंता क्या होती है? मरीज को अच्छे से अच्छा इलाज मिले। लेकिन जैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिशन होता है, उसके बाद दूसरी चिंता शुरू हो जाती है कि आखिर बिल कितना आएगा, रूम का कितना चार्जेस लगेगा, मेडिकल टेस्ट कितने के होंगे, दवाइयों का खर्च कितना आएगा और हेल्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद अपनी जेब से कितना पैसा देना पड़ेगा। और इसी हेल्थ केयर अफोर्डेबिलिटी की समस्या को लेकर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव सामने रखे हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस सुझाव की हो रही है वह प्राइवेट हॉस्पिटल के बेसिक रूम चार्जेस को लेकर है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हॉस्पिटल का कमरा और होटल का कमरा टेक्निकली एक जैसी सर्विस नहीं है। हॉस्पिटल रूम के साथ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नर्सिंग सपोर्ट, इमरजेंसी रेस्पॉन्स और दूसरी क्लिनिकल फैसिलिटी जुड़ी होती है। इसलिए इस सुझाव को केवल ये कहकर समझना कि अब हॉस्पिटल का कमरा होटल जितने में मिलेगा, पूरी तस्वीर नहीं होगी। इसलिए आने वाले समय में अगर कोई रेगुलेशन बनता है तो हमें यह देखना होगा कि सिर्फ रूम रेंट कंट्रोल होता है या पूरे हॉस्पिटल बिलिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। क्योंकि आम आदमी की असली समस्या केवल रूम रेंट नहीं, बल्कि फाइनल बिल की अनसर्टेनिटी है। कई बार हॉस्पिटल में एडमिशन के समय फैमिली को अंदाजा ही नहीं होता कि 3 दिन या 5 दिन बाद कितना बिल बनने वाला है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी, अफोर्डेबिलिटी जितनी ही महत्वपूर्ण है। और मेरे हिसाब से इस खबर को केवल प्राइवेट हॉस्पिटल के रूम रेंट की खबर समझना गलत होगा। असली मुद्दा है कि क्या भारत में इलाज का खर्च आम आदमी के लिए ज्यादा अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं उस समस्या की जिसका सामना लगभग हर परिवार करता है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय बहुत से लोग उसके बारे में सोचते ही नहीं है। मान लीजिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ा, कंसल्टेशन फीस दी, ब्लड टेस्ट कराया, एक्सरे कराया, दूसरी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस कराई, तो यह खर्च कहां से आएगा? ज्यादातर मामलों में आपकी अपनी जेब से, क्योंकि ट्रेडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस का मुख्य फोकस एडमिशन यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन यानी आईपीडी एक्सपेंसेस पर रहता है, जबकि आम आदमी साल भर में कई बार ओपीडी पर पैसा खर्च करता है। और यही कारण है कि हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में ओपीडी ट्रीटमेंट को बढ़ाने की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पार्लियामेंट की कमेटी ने इंश्योरेंस कवरेज में ओपीडी केयर को ज्यादा शामिल करने की जरूरत पर जोर दिया है। आपकी क्या राय है? क्या आपके हेल्थ इंश्योरेंस में ओपीडी कवर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसके बारे में आप जरूर अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आने वाले समय में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में मीनिंगफुल ओपीडी कवरेज ज्यादा व्यापक होता है तो इसका फायदा उन परिवारों को हो सकता है जिन्हें बार बार डॉक्टर कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक या मेडिसिन पर खर्च करना पड़ता है। ओपीडी कवर बढ़ने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर डॉक्टर विजिट, हर मेडिसिन और हर टेस्ट अनलिमिटेड फ्री हो जाएगा। इसलिए अगर भविष्य में ओपीडी कवरेज बढ़ता भी है तो पॉलिसी खरीदते समय उसकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ना बहुत जरूरी रहेगा। अब कमेटी की दूसरी महत्वपूर्ण बात कंसेशनल ट्रीटमेंट को लेकर है। बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कुछ बेड्स को इकोनॉमिकली वीकर या जरूरतमंद पेशेंट्स के लिए कंसेशनल ट्रीटमेंट हेतु रिजर्व करने की व्यवस्था मजबूत करने की रिकमेंडेशन की गई है। रिपोर्ट्स में लगभग 20% बेड्स तक का सुझाव सामने आया है। अगर ऐसी व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू होती है और एलिजिबिलिटी तथा एलोकेशन ट्रांसपेरेंट रहता है तो इससे उन परिवारों को मदद मिल सकती है जिनके लिए बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट फाइनेंशियली बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल इम्प्लीमेंटेशन का है, क्योंकि रिकमेंडेशंस लिख देना एक चीज है और ग्राउंड लेवल पर उसका सही फायदा एलिजिबल पेशेंट तक पहुंचना दूसरी चीज है। इसके लिए क्लियर एलिजिबिलिटी, ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन और मॉनिटरिंग जरूरी होगी। अब हेल्थ इंश्योरेंस वाले लोगों के लिए एक और बड़ा सवाल है, अगर हॉस्पिटल चार्जेस पर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आती है और रूम टैरिफ या कुछ मेडिकल चार्जेस के लिए बेंचमार्क बनते हैं तो क्या इससे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी कम हो जाएगा? इसका सीधा जवाब अभी देना संभव नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम केवल रूम रेंट पर डिपेंड नहीं करता
प्रीमियम तय करने में एज, मेडिकल इन्फ्लेशन, क्लेम एक्सपीरियंस, सम इंश्योर्ड और बाकी अदर दूसरे फैक्टर्स काम करते हैं। लेकिन अगर हेल्थ केयर कॉस्ट की ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है और बिलिंग ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है तो लॉन्ग टर्म में इंश्योरेंस इकोसिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस खबर को देखकर यह दावा करना कि अब हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता हो जाएगा सही नहीं होगा, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि हॉस्पिटल अफोर्डेबिलिटी और इंश्योरेंस कवरेज दोनों को एक साथ देखना आम आदमी के लिए महत्वपूर्ण है। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर हॉस्पिटल रूम चार्जेस कम भी हो गए तो क्या आपका पूरा बिल वास्तव में कम होगा? इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ट्रीटमेंट का टोटल बिल 3 लाख रुपए है और उसमें रूम कंपोनेंट केवल एक हिस्सा है। अगर रूम कंपोनेंट कम हो जाए लेकिन प्रोसीजर, डायग्नोस्टिक, मेडिकल चार्जेस और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स जैसे जो चार्जेस है वैसे ही रहे तो फाइनल बिल में उतनी बड़ी कमी नहीं आएगी जितनी हेडलाइन देखकर आपको लग सकती है। इसलिए केवल रूम रेंट नहीं बल्कि पूरे बिलिंग स्ट्रक्चर की ट्रांसपेरेंसी महत्वपूर्ण है और यही इस पूरी खबर का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आज अगर आपके परिवार के पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको इस खबर के बाद क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले ये समझिए कि किसी कमेटी की रिकमेंडेशंस आने का मतलब ये नहीं होता कि अगले दिन से सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वही नियम फॉलो करना शुरू करना पड़ेगा। रिकमेंडेशंस के बाद सरकार, संबंधित मिनिस्ट्रीज और रेगुलेटर्स क्या निर्णय लेते हैं, किस रिकमेंडेशंस को स्वीकार किया जाता है, उसके लिए क्या फ्रेमवर्क बनता है और कब इम्प्लीमेंटेशन होता है, यह सब अलग प्रोसेस होता है। इसलिए अभी आपको किसी हॉस्पिटल में जाकर यह नहीं करना चाहिए कि पार्लियामेंट ने 3 स्टार होटल वाला रूल लागू कर दिया इसलिए आप इससे ज्यादा रूम रेंट नहीं ले सकते, क्योंकि फिलहाल इसे लागू कानून की तरह पेश करना गलत होगा। लेकिन इस खबर से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण फाइनेंशियल लेसन जरूर मिलता है कि मेडिकल एक्सपेंसेस लगातार हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का बड़ा हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसलिए केवल ये सोच कर न बैठें कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो मुझे अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। अपनी पॉलिसी में रूम रेंट एलिजिबिलिटी क्या है, को पेमेंट क्या है या डिडक्टिबल कितना है, वेटिंग पीरियड क्या है, कौन कौन से एक्सक्लूजन है, कंज्यूमेबल किस हद तक कवर्ड है, नेटवर्क हॉस्पिटल कौन कौन से हैं और कैशलेस ट्रीटमेंट की कंडीशन क्या है, इन सभी बातों को समझना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है कि को पेमेंट क्या होता है तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूं, वहां पर जाकर आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। इसके साथ इमरजेंसी फंड भी जरूर रखें, क्योंकि हर मेडिकल एक्सपेंसेस इंश्योरेंस से कवर हो ये जरूरी नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आने वाले समय में ओपीडी कवरेज को लेकर बड़े बदलाव आते हैं तो केवल ओपीडी शब्द देखकर पॉलिसी मत खरीदिए। देखिए एनुअल ओपीडी लिमिट कितनी है, कंसल्टेशन कवर्ड है या नहीं है, डायग्नोस्टिक कवर्ड है या नहीं है, मेडिसिन कवर्ड है या नहीं है, कैशलेस ओपीडी है या फिर रिइंबर्समेंट है और उसके बदले प्रीमियम कितना बढ़ रहा है, यानी बेनिफिट और कॉस्ट दोनों कंपेयर कीजिए। और तीसरी बात है हॉस्पिटल में एडमिशन के समय जहां संभव हो वहां एस्टिमेटेड ट्रीटमेंट कॉस्ट और रूम कैटेगरी के चार्जेस लिखित रूप में समझने की कोशिश कीजिए और फाइनल बिल में अलग अलग कंपोनेंट्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि इन्फॉर्म्ड पेशेंट होना भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का हिस्सा है। और अब इस पूरी खबर का सबसे बड़ा सवाल, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में बेसिक रूम चार्जेस को 3 स्टार होटल के एवरेज टैरिफ से बेंचमार्क करना सही तरीका है? एक तरफ पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी का सवाल है, दूसरी तरफ हॉस्पिटल का तर्क हो सकता है कि हॉस्पिटल रूम केवल रहने की जगह नहीं, इसके साथ नर्सिंग, क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इमरजेंसी फैसिलिटीज भी जुड़ी होती है। इसलिए पॉलिसी बनाते समय दोनों पहलुओं का बैलेंस जरूरी होगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी एक हालिया मामले में ये माना है कि हॉस्पिटल रूम और होटल रूम सीधे सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल रूम्स क्लिनिकल नीड्स और मेडिकल सपोर्ट के लिए डिजाइंड होते हैं। इसलिए फाइनल रेगुलेशन किस रूप में आता है यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगर इस पूरी एक्सरसाइज से हॉस्पिटल बिलिंग ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले खर्च का बेहतर अंदाजा मिलता है, जरूरतमंद पेशेंट्स के लिए कंसेशनल ट्रीटमेंट की व्यवस्था मजबूत होती है और हेल्थ इंश्योरेंस में ओपीडी जैसी वास्तविक हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को बेहतर तरीके से एड्रेस किया जा सकता है, तो आम आदमी के लिए यह हेल्थ केयर सिस्टम में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल के बेसिक रूम चार्ज की कोई मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या हॉस्पिटल को अपनी फैसिलिटीज और कॉस्ट के हिसाब से
चार्जेस तय करने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। और क्या हेल्थ इंश्योरेंस में ओपीडी ट्रीटमेंट को ज्यादा व्यापक तरीके से शामिल किया जाना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपके परिवार या आपके किसी जानने वाले ने कभी प्राइवेट हॉस्पिटल का ऐसा बिल देखा हो जिसने पूरे परिवार का बजट हिला दिया हो। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि हेल्थ केयर अफोर्डेबिलिटी को लेकर देश में किस तरह की रिकमेंडेशन सामने आ रही है। और याद रखिए, इस वीडियो का उद्देश्य किसी हॉस्पिटल, डॉक्टर या इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ आरोप लगाना नहीं है, बल्कि पब्लिकली रिपोर्टेड पॉलिसी रिकमेंडेशंस को आसान भाषा में समझाना और लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस तथा हेल्थ केयर एक्सपेंसेस के प्रति जागरूक करना है। कोई भी फाइनेंशियल या इंश्योरेंस डिसीजन लेने से पहले ऑफिशियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेबल रूल्स और जरूरत पड़ने पर क्वालिफाइड प्रोफेशनल की सलाह जरूर ले। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है तो अपना सवाल जरूर कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।